हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज के इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको देने वाला हूं जो कि आपके लिटिगेशन में आपके बहुत काम आएंगे। देखिए, होता क्या है कि जब इनिशियली आपके ऊपर कोई मामला दर्ज हो जाता है, आपके सामने बहुत सारी क्वेश्चंस या क्वेरीज होती हैं जिनको आप सॉल्व करना चाहते हो। जिनमें से पहली क्वेरी होती है कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, सेकेंड क्वेरी होती है हमें किसको एडवोकेट अपॉइंट करना चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उस समय पे घूम रहे होते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना, बहुत छोटा, 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा है। उसको आप जिस भी माहौल में रखोगे, जब वो 3 से 4 साल का होगा वही बोली वो बोलने लग जाएगा। आप ऐसे माहौल में रखो जहाँ पर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज होती है, वो जैसे ही बोलना सीखेगा अब्यूसिव लैंग्वेजेस बोलने लगेगा। आप ऐसे माहौल में रखो जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, वो इंग्लिश बोलने लगेगा 3-4 साल में। आप ऐसे माहौल में रखो जब पंजाबी बोली जाती है, वो पंजाबी बोलने लगेगा 3-4 साल में। यानी जैसे माहौल में रखो आप वैसा उस बच्चे को ढाल सकते हो। वो कच्ची मिट्टी है, ऐसा कहा जाता है। यही आपके लिटिगेशन के साथ भी है। आपके केसेस नए हैं, आप जैसा चाहो उसको वैसा लड़ सकते हो, और जैसा आप लड़ते हो उसी पर रिजल्ट डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, अपने केस की अगर आप एक बार खिचड़ी बना दें, उसके बाद उसे सही करना नामुमकिन है। मेरे पास ऐसे कई सारे लोग हैं वर्तमान में भी जो कि मेरे पास आए, मिले, उन्होंने कहा जी मेरा केस फ्रेश है। उनको कुछ एडवाइसेस दी गई कि ये ऐसा ऐसा कर लो, आप निपट जाओगे। उनमें से किसी भी एडवाइस को उन्होंने फॉलो नहीं किया, और आज 3 से 4 साल के बाद जब वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं, अब वो दोबारा से मेरे पास मिलने आते हैं और अपना पूरा वो दिखाते हैं मुझे। फिर कहते हैं कि साहब ये देखिए ये चीज़ें हो गई हैं, अब क्या करूँ। अब दोस्तों, जब वो 4 साल पहले मिलने आए थे तब स्थिति अलग थी, तब सब कुछ हमारे हाथ में था। हम एक टाइम लिमिट के अंदर थे, टाइम फ्रेम के अंदर थे, चीज़ों को कर सकते थे, एग्जीक्यूशन सब हो सकते थे। आज 4 साल के बाद कुछ नहीं हो सकता। काउंटर केस की अपॉर्चुनिटीज खत्म। जितने केस आपके ऊपर हुए थे उन सबकी रेल ऑलरेडी आप बना चुके हैं। किसी केस में क्या कर दिया, किसी में क्या कर दिया, किसी में गलत एफिडेविट दे दिया, किसी में गलत रिप्लाई दे दिया। अब सन्नी शर्मा या कोई और व्यक्ति भी क्या कर लेगा उसमें। ऐसा करने से केवल अपनी रेपुटेशन खराब होती है। अगर आप ऐसे चलते हुए केस में हाथ डालो जिसमें सब कुछ बिगड़ा हुआ है, तो हमारी एक पॉलिसी है कि इस तरह के अगर आप केस से चल रहे हैं, कोई और उसको चला रहा है और वह पूरे खराब हो चुके हैं, और लास्ट में आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आप हमें खड़ा कर दें। अब भाई आर्ग्यूमेंट तो क्रॉस क्वेश्चंस के बेस पे ही होंगे, रिप्लाई के बेस पे ही होंगे। जब सभी चीज़ें खराब थी पीछे से, रिजल्ट नेगेटिव होगा, तो केवल रिजल्ट की जिम्मेदारी लेने के लिए आपका चेहरा आ जाएगा कि इन्होंने आर्ग्यूमेंट करे थे और मेरा केस हरवा दिया। इसलिए दोस्तों, ये हमारी पॉलिसी है कि हम बीच के केस में हाथ डालते ही नहीं। फ्रेश है कर लेंगे, फ्रेश नहीं है नहीं करेंगे। अब केवल हम आपको एडवाइस दे सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, बट उस उल्टी चीज़ को सीधा नहीं किया जा सकता। बहुत मुश्किल है। शायद ही कोई एक्सेप्शनल रेयर केस ऐसा होता होगा कि किसी की बहुत ही मजबूरी बन गई कि हमने बीच में हाथ डाला, अदरवाइज नहीं डालते। और आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं अपने कुछ पैसे, चंद पैसे बचा लूँगा, आपके पैसे भी 50 गुना लग जाएंगे, और हैरेसमेंट का लेवल ऐसा होगा जो बाद में कंट्रोलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण इससे पहले वाले वीडियो में दिया था। एक हमारे जानकार हैं, एनआरआई हैं, उन्होंने यहाँ पर इंडिया में किसी को हायर किया, केसेस लड़ रहे थे। स्टार्टिंग में कुछ गलतियाँ हो गई, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्या गलतियाँ हो गई, क्योंकि हम किसी पर उंगली उठाना ही नहीं चाहते। बस गलतियाँ हो गई इतना समझिए। और वो गलतियाँ जब हुई तो पति का जो मेंटेनेंस था वो बहुत हायर साइड में लग गया, 35,000 रुपये प्रति माह। जब से केस चल रहा था तब से जोड़ने पे 20 लाख रुपए का एरियर हो गया। पति की अरेस्टिंग हुई एग्जीक्यूशन में और उसको 20 लाख रुपए पे करने पड़े। अगेन फिर से इकट्ठा होते होते 10 लाख रुपए के करीबन हो गया। अब ये क्यों हुआ? इनिशियल मिस्टेक की वजह से। अब मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जनरली ऐसा होता है। कई बार आप 10-20 हज़ार रुपये के चक्कर में पड़ जाते हैं। कई बार फेक प्रोमिसेज होते हैं कि हम 6 महीने में ख़त्म करा देंगे, 3 महीने में ख़त्म करा देंगे, उस चक्कर में आप पड़ जाते हैं। कई बार और आजू बाजू वाले लोग होते हैं आपके जानकार, उल्टा सीधा इम्प्रैक्टिकल बता करके आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं और आप चने के झाड़ पे चढ़ भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ें वजहें होती हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। आपका केस आपकी लाइफ का सवाल है। अब आप सोचो, जिस बंदे के ऊपर 20 लाख का एरियर था उसे जेल भी जाना पड़ा और 20 लाख देने भी पड़े, फिर 10 लाख फिर तैयार खड़े हैं और ये चलता रहेगा। अब आप सोचो, अगर ऐसा केस किसी का भी बन जाए तो क्या सोचेगा, यार इससे बढ़िया तो मैं 50,000 रुपये पहले ज़्यादा खर्च कर लेता, लेकिन अच्छे तरीके से अपने काम को कराता। तो यही होता है लिटिगेशन के अंदर, बहुत केसेज में यही होता है। तो भैया इस तरह से मत चलो। आप पहले अपने आप को आश्वस्त करो कि जिसके साथ भी आप आगे जा रहे हैं, क्योंकि आप सबके अपने अपने शहर होंगे, हर शहर में हर एक तरह का व्यक्ति आपको मिलेगा। तो पहले आप देखो कि जिसके साथ आप जा रहे हो वहाँ आप चीज़ों को निभा पाओगे या नहीं। अगर आप जस्ट इतना देखते हो कि ई कोर्ट्स पे किसके नाम से ज़्यादा केस है उसके पास चले जाते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ई कोर्ट से कुछ जस्टिफाई होता ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पार्टी नेम और एडवोकेट का नेम अपडेट ही नहीं करते फैमिली कोर्ट में। यदि आप पिटिशनर की तरफ से, मतलब लड़की की तरफ से केस फाइल कर रहे हैं, उसका नाम तो आएगा,
लेकिन जो रिस्पोंडेंट की तरफ से एडवोकेट, उसका नाम ही नहीं आएगा। अब जो व्यक्ति रिस्पोंडेंट की ही तरफ से है उसके नाम पे तो केस दिखाई नहीं देंगे, जो पिटिशनर की तरफ से है उसके नाम पे केसेस की भरमार होगी। तो ये कोई पैमाना नहीं है। और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इनिशियली आप लोग जल्दबाजी करते हो। आप पता नहीं क्या लगता है कि समन आ गया हमारे यहाँ तो हमें अगली डेट पे कुछ करना है। आप टाइम लो ना प्रॉपर अपना, 10 दिन लो, 15 दिन लो, 20 दिन लो, सर्च करने में, R&D करने में, ढूंढो, देखो, भालो, समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। कोई आफत नहीं आती अगर आपके पास एक समन आ गया तो। अभी कल ही मेरे पे किसी का कॉल था, कह रहे मेरे को तो इतनी जून को अपियर होना है, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे, कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। अरे भाई कुछ नहीं होगा, पहली डेट मिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4-5 दिन में कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे ज़्यादा म्यूचुअल डाइवोर्स वाले ऐसा करते हैं, जहाँ म्यूचुअल डाइवोर्स की बात होती है वो तो कह रहे कल ही फाइल करो, मुझे तो एक ही दिन में पिटीशन चाहिए। हम साफ मना कर देते, एक दिन में चाहिए, आप बना लीजिए या किसी से बनवा लीजिए, हमारे बस की बात नहीं है। हम काम करेंगे, तसल्ली से करेंगे और उसमें समय लेंगे। तो यही चीज आपको भी अपने दिमाग में रखनी है कि समय लो। जब आप समय लोगे उस समय के साथ बहुत सारी क्लैरिटी आती है, बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, और आप समझ करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सारे ही मामले बिल्कुल लाइन पे रहते हैं और सेटलमेंट होने की, निपटने की, सुलझने की संभावनाएं बहुत हद तक ज्यादा होती है। अदरवाइज चोक हो जाओगे, किसी भी तरह से आप बाहर नहीं आ पाओगे चारों तरफ से। अब कोई आदमी मुझे कहे कि मेरा 8 साल से 498 चल रहा है, उसमें गवाहियां चल रही हैं, गवाह नहीं आ रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो रहे, देरी हो रही है, और मेरा जो इतने रुपए का मेंटेनेंस बंधा हुआ उसके एग्जीक्यूशन चल रहे हैं। अब उसमें कोई भी व्यक्ति क्या कर ले, चल रहे तो चल रहे, लड़ना ही पड़ेगा। कि शुरुआती दौर में जब आपके पास समय था तब आपने ना तो क्वेश्चन ट्राई करी, ना कोई और ऑप्शन लिया, ना आपने काउंटर केस किए, ना आपने कुछ और किया। अब आज के समय पे क्या आपको बता देंगे, अब तो यही कह सकते हैं भैया अच्छे तरीके से केस को लड़ो जैसे भी है, और तो कुछ नहीं है ना। ज्यादा कोई अच्छी एडवाइस आपको दे सकता है, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कुछ होता है। लेकिन लड़ने तो फिर भी आपको केसेस पड़ेंगे, टाइम तो फिर भी जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कर लेंगे बच जाएंगे, और नहीं करेंगे तो हमेशा उलझते रहेंगे, आखिरी तक उलझते रहेंगे, और उलझते उलझते आखिरी में फिर पैसे देकर ही बाहर आना पड़ेगा, वो भी सामने वाले के मुताबिक। उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातों को समझे होंगे और पॉजिटिवली लेंगे और अपने अपने केसेस को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।